हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को मैं सॉल्व करवा रही हूं, तो ये जो पेपर है ऑनलाइन वाला पेपर है। तो ऑनलाइन वाले जो पेपर हुए हैं उनको भी मैं सॉल्व करवाऊंगी और ऑफलाइन वाले पेपर जनवरी 2021 तक मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें साइंस के जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। पेडागोजी के क्वेश्चन को मैं बाद में सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही कथनों की पहचान कीजिए। लिखा है किसी परपथ से बहते हुए आवेश खर्च होता है। दूसरा है परपथों में आवेश बहुत उच्च गति से बहता है। तीसरा है प्रकाश का बल्ब गतिमान आवेश की विद्युतीय ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरित कर देता है। और चौथा है तारों के अंदर आवेश वाहक मात्र तारों के परमाणुओं में निहित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो पहला लिखा हुआ है किसी परपथ से बहते हुए आवेश खर्च होता है। तो ये गलत है, क्योंकि जब परपथ बंद होता है तो इसमें क्या होता है, विद्युत का उपयोग या क्षय नहीं होता है, इसलिए पहला गलत है। दूसरे में लिखा है परपथों में आवेश बहुत उच्च गति से बहता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि अधिकांश परपथों में क्या होता है, आवेश अपेक्षाक्रम धीमी गति से प्रवाहित होता है। तो ये भी गलत है। प्रकाश का बल्ब गतिमान आवेश की विद्युतीय ऊर्जा को तीसरा लिखा है प्रकाश का बल्ब गतिमान आवेश की विद्युतीय ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरित कर देता है। बिल्कुल सही है सी वाला। और तारों के अंदर आवेश वाहक मात्र तारों के परमाणुओं में निहित होते हैं, ये भी सत्य है। तो सी और डी सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है, सी। और आइसक्रीम के डिब्बे को किस वस्तु से लपेटेंगे? पहला विकल्प है एल्यूमिनियम फॉयल, दूसरा है कंबल, तीसरा है नायलॉन का कपड़ा और चौथा है प्लास्टिक फॉयल। तो गर्मियों में आइसक्रीम को पिघलने से रोकने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उसे एल्यूमिनियम फॉयल से लपेट देंगे। पहला विकल्प इसमें सही है। तो जो एल्यूमिनियम की पन्नी होती है तो उसमें क्या होता है, उत्कृष्ट ऊष्मारोधन गुणधर्म होता है उसमें, और यह क्या करती है, आइसक्रीम को ठंडा रख सकती है, इसीलिए इसी से आइसक्रीम के डिब्बे को लपेट देंगे। अगला प्रश्न है, जब हम बर्फ को पानी में रखते हैं तो वह तैरती है, लेकिन जब हम ठोस मोम के टुकड़े को तरल मोम के बर्तन में डालते हैं तो वह नहीं तैरता। निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा इस अवलोकन का सही स्पष्टीकरण होता है? पहला है बर्फ का पानी पर तैरना एक अपवाद है। दूसरा है ठोस मोम का डूब जाना एक अपवाद है। तीसरा है बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। और चौथा है ठोस मोम का घनत्व तरल मोम से कम होता है। तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, एक तो सी सही है। और बर्फ का पानी पर तैरना एक अपवाद है, ए और सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला लिखा है बल किसी वस्तु पर कार्य कर सकता है चाहे वह उसके संपर्क में हो या ना हो। दूसरा है पृथ्वी का गलित धात्विक क्रोड चुंबकीय क्षेत्र का उद्गम है। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक शक्तिशाली बलों में से एक है। और चौथा है नाभिकीय बल सबसे कमजोर मौलिक बल है। सही कथन इसमें बताना है। तो एक तो पहला सही है, बल किसी वस्तु पर कार्य कर सकता है चाहे वह संपर्क में हो या ना हो, पहला सही है। और पृथ्वी का गलित धात्विक क्रोड चुंबकीय क्षेत्र का उद्गम है, बी भी सही है। ए और बी इसमें सही है।
अब बल क्या होता है? तो बल वह है जो पिंड की विरामावस्था को बदल देता है या बदलने की प्रवृत्ति रखता है, तो वह बल कहलाता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और बल एक सदिश राशि है। बल दो प्रकारों में इन्हें विभाजित किया जा सकता है, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल के उदाहरण कौन कौन से हैं? घर्षण बल, तनाव बल, यांत्रिक बल, सामान्य बल, स्प्रिंग बल, ये सभी क्या हैं? संपर्क बल के उदाहरण हैं। असंपर्क बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, ये सभी क्या हैं? असंपर्क बल हैं। अब इसमें लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक शक्तिशाली है, ये गलत है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है दुर्बल बलों में से एक है, इसलिए ये गलत है। नाभिकीय बल सबसे कमजोर मौलिक बल है, तो ये सबसे प्रबल बल होता है, इसीलिए ये गलत है। ए और बी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है चंद्रमा की कलाओं के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। लिखा है हम चंद्रमा का केवल वो भाग देखते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश हमारी ओर परावर्तित होता है। दूसरा है चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है तथा पृथ्वी उस पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को अवरोधित कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप कलाएं बनती हैं। तीसरा है चंद्रमा की कलाओं का कारण पृथ्वी के परिक्रमण में चंद्रमा का बदलता वेग है। और चौथा है पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा का प्रदीप्त भाग नव चंद्र के दिन के बाद बढ़ने लगता है। तो चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं? चंद्रमा के चमकीले भाग की जो विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं उसे कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। पूर्णिमा महीने में लगभग एक बार होती है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में होते हैं और पृथ्वी अन्य दोनों के बीच होती है। तो उस दिन क्या होता है? पूरा चंद्रमा दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। तो इसमें पहला कथन सही है, हम चंद्रमा का केवल वो भाग देखते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश हमारी ओर परावर्तित होता है, क्योंकि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है। ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। पहला इसमें सही है। इसके बाद चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है, ये तथा पृथ्वी उस पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को अवरोधित कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप कलाएं बनती हैं। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण तो करता है, लेकिन जो लिखा है कि पृथ्वी उस पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को अवरोधित कर देती है, जिससे कलाएं बनती हैं, ये गलत है, इसलिए दूसरा गलत हो गया। चंद्रमा की कलाओं का कारण पृथ्वी के परिक्रमण में चंद्रमा का बदलता वेग है, ये भी गलत है। पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा का प्रदीप्त भाग नव चंद्र के दिन के बाद बढ़ने लगता है, ये सही है। ए और डी इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। जो डी में लिखा है कि पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा का प्रदीप्त भाग नव चंद्र के दिन के बाद बढ़ने लगता है, तो क्या होता है कि अमावस्या के दौरान चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला भाग सूर्य द्वारा प्रकाशित नहीं होता, तो इसीलिए अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। और जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, हमें प्रदीप्त भागों का एक पतला अर्ध चंद्र दिखाई देने लगता है और अमावस्या तक पहुंचने तक हर दिन थोड़ा सा बड़ा होता जाता है। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पहले छोटा दिखता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, इस तरीके से चंद्रमा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सही कथन पहचानिए। पहला कथन लिखा है आवृत्ति को डेसिबल में दर्शाया जाता है। दूसरा है 1 हर्ट्ज बराबर है 1 दोलन प्रति सेकंड के। तीसरा है आयाम दर्शाया जाता है हर्ट्ज प्रति सेकंड में। और चौथा है 1 डेसिबल बराबर होता है 100 कंपन प्रति सेकंड के। तो पहले में लिखा है कि आवृत्ति को डेसिबल में दर्शाया जाता है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आवृत्ति को डेसिबल में व्यक्त नहीं किया जा सकता। डेसिबल एक मात्रक है जिसका उपयोग ध्वनि या सिग्नल की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरे में लिखा है 1 हर्ट्ज बराबर है 1 दोलन प्रति सेकंड के, ये सही है। तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है और यह प्रति सेकंड 1 दोलन या 1 चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो आवृत्ति को
हर्ट्ज में दर्शाया जाता है। दूसरा वाला इसमें सही है। तीसरे में लिखा है आयाम दर्शाया जाता है हर्ट्ज प्रति सेकंड में। तो आयाम हर्ट्ज प्रति सेकंड में नहीं दर्शाया जाता, ये भी गलत है। तो इसे आमतौर पर लंबाई या वोल्टेज के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है, इसीलिए ये गलत हो गया। डेसिबल, 1 डेसिबल बराबर होता है 100 कंपन प्रति सेकंड के, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डेसिबल एक लघु गणकीय मात्रक है जिसका उपयोग शक्ति, तीव्रता या आयाम के दो मानों के बीच अनुपात को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, इसीलिए ये तीनों गलत हैं। दूसरा इसमें सही है। क्यों गलत है ये भी बता दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों का है? मैंने एनसीईआरटी से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ाए हैं, उदाहरण भी बताए हैं, आप लोग वो वीडियो भी देखते रहिएगा। पहला है तेल का उबलना, मग का टूटना, कागज का जलना। दूसरा है कॉपर सल्फेट को पानी में घोलना, भोजन का पाचन, कागज को काटना। तीसरा है अंडे का टूटना, नमक वाले पानी का उबलना, स्याही को पानी में मिलाना। और चौथा है लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पकना। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या है ये भी तो जानना आवश्यक है। जब भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन का प्रश्न आता है मैं हमेशा ही दोनों परिवर्तन की परिभाषा बताती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी पदार्थ की आकृति, आकार, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण होते हैं और जब इनमें परिवर्तन होता है तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि आकृति, आकार, रंग, अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें कौन सा भौतिक परिवर्तन है? अंडे का टूटना, नमक वाले पानी का उबलना और स्याही को पानी में मिलाना, ये है भौतिक परिवर्तन। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जिसमें नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें जो और लिखे हैं इनमें रासायनिक परिवर्तन है, इसीलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है एक प्रयोग में दो रंगहीन विलयन एक्स तथा वाई के नमूने लिए गए। हल्दी का घोल डालने पर एक्स का रंग पीला तथा वाई का रंग गहरा लाल हो गया। एक्स तथा वाई की प्रकृति के बारे में आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब कभी भी सफ़ेद कपड़े पर सब्जी का या हल्दी का दाग लग जाता है और जब आप उस पर साबुन लगाते हैं तो उस जगह वह दाग जो है लाल हो जाता है। तो हल्दी जो है क्षारीय माध्यम में लाल रंग देती है, तो वाई एक क्षार है तथा एक्स की जानकारी दी गई जानकारी से पता नहीं लगाया जा सकता। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है लवण, खाद्य तेल, सिरका, चीनी आदि आम परिरक्षक हैं। कारण दिया गया है ये भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं। अब इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें लवण, खाद्य तेल, सिरका, चीनी आदि आम परिरक्षक हैं, बिल्कुल हैं, ये सही है कथन। और ये भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो परिरक्षक क्या होता है? परिरक्षक ऐसे योजक होते हैं जो जीवाणु, यीस्ट और फफूंद जैसे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोककर खाद्य उत्पादों के सेल्फ जीवन को बढ़ाने में सहायता करते हैं। आपने देखा होगा अचार जब रखा जाता है तो उसमें परिरक्षक मिलाया जाता है ताकि अचार में फफूंदी या कोई जीवाणु है जो वृद्धि ना कर सके। अगला प्रश्न है जब मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाया जाता है तो एक पाउडरी पदार्थ ए प्राप्त होता है। ए को पानी में घोला जाता है और ये पदार्थ बी बनाता है जो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। पदार्थ ए और बी की पहचान कीजिए।
तो जो पदार्थ बी बन रहा है वह क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, और लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार। तो ये तो पता चल गया कि बी जो है वह क्षार है। तो चलिए विकल्प देख लेते हैं। तो ये जो अभिक्रिया इसमें होगी ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें जो ए है वह है मैग्नीशियम ऑक्साइड और बी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। पहला विकल्प है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जलवाष्प और चौथा है मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन को नहीं माना जाता है, पहला विकल्प इसमें सही है। बाकी तीनों ये गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस और कौन कौन सी हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, ये सभी क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया है, यदि एक लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर हरा हो जाता है। कारण दिया गया है, कॉपर की अभिक्रियाशीलता लोहे से अधिक होती है, इसलिए रंग में परिवर्तन होता है। तो इसमें कथन तो सही लिखा है कि जब लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर हरा हो जाता है, ये सही है। लेकिन कारण इसका गलत लिखा हुआ है, क्योंकि कारण में लिखा है कॉपर की अभिक्रियाशीलता लोहे से अधिक है, ये गलत है। क्योंकि लोहा कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो क्या होता है, जब लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन हरा हो जाता है, क्योंकि आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर अपने विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है। कारण इसका गलत लिखा है, कथन सही है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। और कील का रंग हरा क्यों हो जाता है, फेरस सल्फेट बनने के कारण कील का रंग हरा हो जाता है और कील पर कॉपर की लाल भूरी परत भी जम जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, अधातुओं के विषय में गलत कथनों की पहचान कीजिए। पहला है, अधातुएं आवश्यक हैं केवल हमारे जैसे कुछ जीवित प्राणियों के लिए। दूसरा है, अधातुओं का प्रयोग जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में होता है। तीसरा है, अधातुओं का प्रयोग पटाखों में होता है। और चौथा है, अधातुओं का प्रयोग उर्वरकों में होता है। तो अधातुओं के विषय में गलत कथन बताना है। तो पहला इसमें गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है अधातुएं आवश्यक हैं केवल हमारे जैसे कुछ जीवित प्राणियों के लिए, ये गलत है। अधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं वे पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के गुण नहीं होते, जैसे चमकदार, कठोर, आघातवर्ण, तन्य, ये गुण नहीं होते। अधातुओं के उदाहरण क्या हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है, अधातुएं। तो अधातुएं केवल कुछ जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि ये विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं और पारितंत्र के कार्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए पहला इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, केवल सही कथनों की पहचान कीजिए। मक्का, पपीता तथा खीरा एक लिंगी फूल पैदा करते हैं। दूसरा है, सरसों, गुलाब तथा पिटूनिया के द्विलिंगी फूल होते हैं। तीसरा है, अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। और चौथा है, निषेचन के पश्चात बीजांड पौधे के फल में विकसित हो जाता है। सही कथन बताना है, ये जब पढ़ाया है उसमें बताया है, उदाहरण भी बताए हैं। पहला सही है, बी सही है,
सी सही है। डी गलत है, ए बी सी सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। चौथा क्यों गलत है? इसमें लिखा है निषेचन के पश्चात बीजांड पौधे के फल के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि निषेचन के पश्चात बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है, फल के रूप में नहीं। इसीलिए डी गलत है, ए बी सी सही है। अगला प्रश्न है, कोविड से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन किस प्रकार कार्य करती है? पहला है हमारे शरीर में प्रतिजनों यानी एंटीजेंस की संख्या को बढ़ाकर। दूसरा है हमारे शरीर में उपयुक्त प्रतिरक्षकों यानी एंटीबॉडीज का उत्पादन करके। तीसरा है हमारे शरीर में उन कोशिकाओं का उत्पादन करके जो सूजन होने से रोकती हैं। और चौथा है हमारे शरीर को प्रतिरक्षक मुहैया करा के। तो कोरोना से बचाव के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है वो क्या करती है? हमारे शरीर में उपयुक्त प्रतिरक्षकों यानी एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन लिखा है पत्तियों में मांड यानी स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के घटित होने का सूचक है। दूसरे में लिखा कारण में लिखा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला कार्बोहाइड्रेट अंततः मांड में परिवर्तित हो जाता है। तो दोनों ही कथन सही हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया एक जेलीनुमा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच में उपस्थित होता है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडीज राइबोसोम्स आदि केंद्रकीय झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तीसरा है केंद्रक को घेरने वाली केंद्रकीय झिल्ली सरंध्र होती है जिससे पदार्थों का संचलन हो पाता है। और चौथा है केंद्रकीय झिल्ली क्रोमोसोम्स नामक धागे जैसी संरचनाओं से बनी होती है। सही कथन बताना है। केंद्रक को घेरने वाली केंद्रकीय झिल्ली सरंध्र होती है जिससे पदार्थों का संचलन हो पाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। पहले में लिखा है, अब ये गलत क्यों है ये भी जान लीजिए। पहले में लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक जेलीनुमा पदार्थ है, तो ये जेलीनुमा पदार्थ नहीं होता है। ये कोशिकीय श्वसन के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी होता है, इसीलिए पहला ये गलत है। दूसरे में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडीज राइबोसोम आदि केंद्रकीय झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है, इसमें लिखा है केंद्रकीय झिल्ली में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा गोल्जी काय प्रोटीन को रूपांतरित करने और पैकेजिंग करने में शामिल कोशिकांग है और ये कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं, तो इसीलिए दूसरा ये गलत है। तीसरा इसमें सही है। चौथे में लिखा है केंद्रकीय झिल्ली क्रोमोसोम्स नामक धागे जैसी संरचनाओं से बनी है। तो केंद्रकीय झिल्ली जो है एक अलग कोशिकीय संरचना है, ये धागे जैसी संरचनाओं से नहीं बनी है, इसीलिए चौथा भी गलत है। तीसरा इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही मिलान वाले समुच्चय को प्रदर्शित करता है? यानी कि मिलान करना है फिर प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए मिला लेते हैं। लिखा है विषाणु, तो इसे मिलाएंगे विषाणु यानी वायरस। दूसरे से इसे मिलाएंगे जुकाम, खांसी, पोलियो, चिकन पॉक्स का कारण। जीवाणु, इसे मिलाएंगे पहले से दवाइयां बनाने में प्रयुक्त। प्रोटोजोआ, पेचिस एवं मलेरिया का कारण, इसे चौथे से मिलाएंगे। कवक, गेहूं में रस्ट का कारण। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित की पहचान कीजिए।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्त रस का भंडारण करता है, स्टार्च को शर्करा में विघटित करता है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। तो अब बताना है कि ये ABC जो है वह क्या है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। तो ए तो हो गया यकृत। यकृत 2 में लिखा है, यानी कि ए और बी, पहला और दूसरा विकल्प तो गलत हो गया क्योंकि इसमें ए और ए में हृदय लिखा है। 2 विकल्प बचते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा सही है। उसके बाद लिखा है पित्त रस का भंडारण करता है। तो पित्त रस का भंडारण पित्त की थैली करती है, दोनों में पित्त की थैली लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, स्टार्च को शर्करा में विघटित करता है। तो ये कार्य है लार का, और लार लिखा है सी में, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही हो गया। ए है यकृत, बी है पित्त की थैली, सी है लार और डी है अग्न्याशय, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो साइंस के जो भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया। साइंस पेडागोजी के जो क्वेश्चन है उनको बाद में सॉल्व करवाऊंगी। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।